ठीक है, ओके। चलिए, मैंने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की थी लास्ट क्लास में, यहाँ तक मैंने कवर किया था, स्ट्रेंथ के पैरामीटर टेस्ट कर लिया था हम लोग लास्ट क्लास के अंदर में। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया था, इसमें कितने रेशियो बनाते हैं बताओ बच्चों, क्या रेशियो रहता है आपका, मोटर का रेशियो क्या होता है? 1:3। तो 1:2। देखो सिर्फ दो ही बच्चे नहीं क्लास में, अब विवेक है, दो दो विवेक आज एंट्री कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? आज दो विवेक है क्या क्लास में? हम है सर, पता एक और विवेक आ रहा है अभी। हाँ सर, एक सिविल का भी है, मतलब हम लोग का है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, गुड। हाँ, तो मैंने बताया था 1:3 का रेशियो रखते हैं, ठीक है, मोटार का, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार ये पूछेगा। अब दूसरी चीज इसमें क्या, आपका कितने ग्राम बनता है इसमें, सीमेंट जो आप यूज कर रहे हो इसके अंदर, ओपीसी की हम बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ ओपीसी की। कल किसी बच्चे ने पूछा था ये क्वेश्चन, कल शायद रिया ने पूछा था क्वेश्चन, रिया ही थी या कौन, किसी जूही ने पूछा था, जूही आपने पूछा था क्या ओपीसी का ग्रेड वगैरह? आपने पूछा था क्या, आपने ओपीसी के ग्रेड और सीमेंट के ग्रेड आपने पूछा था क्या? यस सर। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सुनिएगा, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से उस चीज को, क्योंकि कल अपनी सब्जेक्ट नहीं थी ये, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ, आज बात कर लेता हूँ उस चीज को अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको कल क्या बताया था, ओपीसी। ओपीसी एक जनरल स्पेसिफिक है आपका, ओपीसी के अंदर में आप 3 ग्रेड पढ़ते हो, ओपीसी एक जनरल वर्ड है ओपीसी। आपको मैंने उससे पहले क्लास में बताया था ओपीसी 33, 43, 53, ये आपको कहानी कल भी मैंने क्लियर कर दिया था। बाकी ग्रेड जो आपके होते हैं, उनके अंदर में ये सब ग्रेड नहीं आते हैं, समझ रहे हो आप, या बच्चों, बाकी बच्चों को समझिए इस बात को, उसके अंदर में बाकी ग्रेड नहीं आता, ऐसे 33, 43 और 53 में ग्रेड में आता है। आप देखना सीमेंट के बॉडी पे, आप जाके सीमेंट के बैग पे देखना, जब ओपीसी ग्रेड होगा उसके ऊपर साफ मेंशन होगा विच ग्रेड, ओपीसी 43। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे, जनरली हम घर के अंदर ओपीसी 33 ग्रेड का यूज कर लेते हैं, ओपीसी 33 ग्रेड का, सुन रहे हो बच्चों, घर के अंदर बिंदु या आप करते हो, मोस्टली ओपीसी 33 ग्रेड आप यूज करते हो, गॉट इट। ओपीसी 43 ग्रेड और ये सब जो 53 ग्रेड है, ये सब हमने स्पेशली ऑर्डर करके मैन्युफैक्चर के स्पेशल पर्पस में यूज किया जाता है, सब जनरली यूज नहीं करते हैं इस चीज को। और आप जो बात कर रहे हैं, अब क्यों यूज नहीं करते भाई, कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा, क्या कॉस्ट ज्यादा बैठेगी नहीं बैठेगी भाई, आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी तो ज्यादा बैठ जाए, कोई आप बता सकते हो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना बैठ जाता होगा, कोई मटेरियल लेबर कितना बैठ जाता होगा, सब बता सकते हो कितना चार्ज बढ़ता है? एक आप घर बनाते हो, अगर मकान बनाते हो, क्या सिर्फ सीमेंट का कितना कॉस्ट बढ़ता है बता सकते हो आप? लेबर का तो होता है नहीं, सिर्फ सीमेंट का बताओ, सीमेंट का लेबर जो आपका होता है अप्रोक्स, एक सिंपल से मैं एक रफ बता रहा हूँ, अप्रोक्स जो लेबर का चार्ज होता है ना, 30 से 35, अब आप कुछ भी मकान बनाओगे, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करोगे, आपका लेबर का चार्ज 30 to 35% होल कॉस्ट का बनता है। सपोज मेरा होल कॉस्ट कितना है, अगर मान लो 3 लाख, सपोज एक एग्जाम्पल रैंडम फिगर, या चलो 1 लाख, 1 लाख से समझो, अगर 1 लाख आपने लिया, आपका होल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट का, उसमें से 30 to 35% किसका चला जाएगा? लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट हो जाता है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ये आपसे जनरल पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, सड़क पे घूमता फिरता आदमी भी, कि कितना बैठ जाएगा इसको खर्च बनाने में, तो वहां पे फिर आप बोलोगे नहीं, तो बोले क्या इंजीनियर कर रहे हो यार, सीधे ऐसे बोल देगा, अपने ऊपर बहुत लगेगा बुरा सा, यार मैं इंजीनियर सही हूँ, मुझे नहीं पता है, ये बेसिक बातें हैं। लेबर का कॉस्ट आपका 30 से 35% बनता है कंस्ट्रक्शन के अंदर में, कोई भी ऑफ दी होल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 लाख एग्जाम्पल के मैं लिया, कोई मकान वाले में 12 लाख 15 लाख से कम चलता है, लेकिन फिर भी एक मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम के अंदर में, ऐसा नहीं कि पूछता है, पूछता भी है, तो आपसे 30 से 35%, यानी आपका 30 से 35 हजार 1 लाख के अंदर में आपका लेबर का जाएगा, बाकी का 70 से 65% आपका किसका कॉस्ट बैठेगा बताओ? मटेरियल का बैठेगा, मटेरियल का, मटेरियल के अंदर में भी, अब आपसे पूछ लेगा, आप इंजीनियर हो बताओ, तो मटेरियल के अंदर भाई ब्रिक्स कितना लग जाएगा, बताओ ब्रिक्स कितना लग जाएगा, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना बैठ जाएगा ब्रिक्स का? मैंने बताया 70% सपोज मटेरियल लगा, 30% लेबर लग गया, 70% मतलब 70,000 रुपए 1 लाख में अगर हम बात कर रहे हैं, वो मेरा उतना कॉस्ट ऑफ मटेरियल लग गया। अब उस मटेरियल के अंदर में बताओ मुझे कि 70% के अंदर में ब्रिक्स का कितना कॉस्ट लग जाएगा? नहीं पता है सर। मैक्सिमम जो आपका कुछ कॉस्ट अगर होता है ना बिल्डिंग के अंदर में, वो ब्रिक्स का होता है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आप ब्रिक्स तो आप सब जगह यूज करोगे ना बिल्डिंग के अंदर में, कहीं पे भी, बात सुन रहे हो बच्चों? ब्रिक्स के अप्रोक्स आप, हाँ बोलो, अरे बोलो जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ बोलना है जल्दी बोलो नीलेश।
चलो सुनो, नहीं बोलना, सुनो। तो ब्रिक्स जो आप यूज करते हो, अप्रोक्स जो ब्रिक्स आपकी होती है, अप्रोक्स निकल के आती है 22% होल कॉस्ट। 22% होल कॉस्ट निकल आती है, ये बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 22%, 22%। वही अगर सीमेंट की बात करें, सीमेंट निकल के आपकी आती है 12%, अप्रोक्स 12% ऑफ होल कॉस्ट सीमेंट का सिर्फ खर्च बैठता है। वही स्टील की मैं बात करूँ, स्टील स्टील मतलब क्या, रेनफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सरिया की बात कर रहा हूँ, कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। 10% ऑफ दी होल कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगा? 10% ऑफ दी होल कॉस्ट। अगर मैं वही टिम्बर का बात करूँ, टिम्बर मतलब घर के अंदर लकड़ी तो यूज करोगे ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। यस सर। टिम्बर आपका अप्रोक्स 10% हो जाएगा। मैं अदर मटेरियल्स की बात करूं तो अप्रोक्स 14% होता है। अदर मटेरियल्स में बोलोगे सर क्या है? अरे अदर मटेरियल्स आपका टाइल्स हो गया, जितना भी आपके फिटिंग वेटिंग सब जितना भी अप्लायंसेस वगैरह, जितने भी टाइल्स वाइल्स जो भी आपको लगाना है, ग्रेनाइट मार्बल जो भी आपको जोश में आए, वॉल सीलिंग पल्ला डेगाना सब करवा लीजिए आप मकान के अंदर। ये सबको आप अदर में ही सब काउंट कर लोगे आपको। अगर आप ऐसा देखोगे कि जितने भी डिफरेंट मैंने बताया, डिफरेंट मटेरियल को बताया, सुनो मेरी बात। जब आप फाउंडेशन जो बनाते हो, फाउंडेशन और प्लिंथ, जानते हो ना फाउंडेशन क्या होता है? इतना तो बेसिक तो जानते होगे मेरे ख्याल से। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फाउंडेशन, व्हाट इज प्लिंथ लेवल। कुर्सी आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा एक लोकल टर्म में। व्हाट इज प्लिंथ? समझ रहे हो ना, फाउंडेशन लेवल एंड प्लिंथ लेवल। यस सर। ये जो Yes, बनता है, ये बनाने में अप्रोक्स आपकी 10 से 15% कॉस्ट बैठ जाती है। 10 से 15% ऑफ होल कॉस्ट प्रोजेक्ट का। सुन रहे हो? और वही जब आप सुपर स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लिंथ का अपर जो होगा तो वही सुपर स्ट्रक्चर होगा ना। यस दो सर। पार्ट में डिवाइड कर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट बैठता है अप्रोक्स 90 टू 85%। हम अभी जनरली बात कर रहे हैं 90 टू 85% होल कॉस्ट का सुपर स्ट्रक्चर में। अब आपका सब आ जाएगा, वॉल आ जाएगा, ब्रिक्स, जितना भी चीज हो जाना है सब उसमें यूज हो जाना है। अब उसी के अंदर मैं बात करूं, अगर आप सेकंड मंजिल बनाते हो, सेकंड पहली मंजिल की बात हुई थी, सुपर स्ट्रक्चर कहाँ पे होगी? पहली मंजिल में प्लिंथ होगा, फाउंडेशन होगा, ये सब कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे होगा ये सब। प्लिंथ फाउंडेशन कहाँ होगा? ग्राउंड पे होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर। जब आप फर्स्ट फ्लोर कॉस्ट करते हो तो फर्स्ट फ्लोर की कॉस्ट निकल के आती है, सॉरी सेकंड फ्लोर की, सेकंड स्टोरी की मैं बात करता हूँ, तो कॉस्ट निकल के आपकी आती है 85 टू 90% ऑफ फर्स्ट स्टोरी। पहली मंजिल की 85 से 90% कॉस्ट निकल के आती है। सपोज पहली मंजिल में आपको 1 लाख लगा था बनाने में, तो दूसरी मंजिल में आपको 85,000 रुपए खर्च बैठेगी बनाने में। क्यों? क्योंकि ऊपर में सर फाउंडेशन का वर्क नहीं हो रहा है फाउंडेशन नहीं सर। होता है ना। फाउंडेशन का वर्क नहीं होता है। फाउंडेशन का वर्क नहीं हुआ था आपका। हाँ बोलो। फाउंडेशन का वर्क नहीं हुआ, आपका कॉस्ट बच जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात, आपका प्लिंथ नहीं है, प्लिंथ भी तो नहीं है। यस सर। yes, और दूसरी बात, आप डीपीसी तो लगाते हो बेस लेवल में, ग्राउंड फ्लोर पे आप डीपीसी पुट करते हो। डीपीसी जानते हो क्या होता है? डीपीसी, व्हाट इज डीपीसी? नो सर। नो सर। डीपीसी आप एक तरह से, हाँ एक तरह से आप इम्परिमेबल मेम्ब्रेन बनाते हो चारों ओर, अराउंड प्लिंथ के अराउंड में आप इम्परिमेबल लेयर देते हो। मतलब कि आप वहां पे एक तरह से कट ऑफ पॉइंट है। किस चीज का कट ऑफ पॉइंट है? आपको पता है वाटर जो होता है, सीपेज वाटर होता है, कैसे वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करता है, आपको पता है अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा कि देखना दीवार में, देखना डैम्पनेस जो मारेगा तो ग्राउंड फ्लोर से ही डैम्पनेस मारता है, बेस से दीवार धीरे धीरे नीचे से होते होते दीवार के ऊपर तक डैम्पनेस जाता है। घर के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा। ये क्यों डैम्पनेस होता है? ये गलती हमारी है, आई मीन लेबर की है। उसने डीपीसी सही से माप नहीं दिया। अब डीपीसी क्या होता है? वो अब सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने पॉलिथीन बिछा दिया, क्या पानी नीचे से ऊपर आ पाएगा? सपोज आपने फर्श पर पॉलिथीन बिछा दिया, क्या पॉलिथीन आपको फर्श में नीचे जमीन से जो पानी आ रहा है, क्या पॉलिथीन के ऊपर दिखेगा आपको? क्या कहीं पर पानी निकल रहा है किसी जगह पे, वहां पर आपने सपोज जमीन से पानी निकल रहा है, हल्का रिस रहा है पानी, और वहां पर हमने उसके ऊपर पॉलिथीन रख दिया, शीट लगा दिया, क्या वो सरफेस पे पानी दिख पाएगा आपको उस जमीन के ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर? नो no, सर। sir. बस ऐसे ही करते हैं डीपीसी के अंदर में, एक इम्परमेबल लेयर बनाते हैं। आप डीपीसी कुछ भी यूज कर सकते हो। डीपीसी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं आज की डेट में, बहुत सारे मटेरियल आजकल लोग बिटुमिन वगैरह भी यूज करते हैं। बहुत सारा मटेरियल आता है, उसका लेयर आता है, एक शीट आता है प्लास्टिक, मोटे शीट बिछाते हैं, फिर आप उसमें एग्रीगेट के तौर पर यूज करते हैं, उसमें डॉक्टर फिक्स वगैरह बहुत सारे केमिकल डालते हैं ताकि वो इम्परमेबल वो, मतलब पोर्स जो होता है ना, पोर्स, पानी कैसे आएगा? पोर्स प्रेजेंट होगा तभी एंट्री कर पाएगा ना, वाटर पोर्स होगा तभी एंट्री होगा वाटर का। तो वो पोर्स तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए डीपीसी का हम लोग लेयर बिछाते हैं पतला सा। और देखना आप ऐसे लेयर को हम चारों ओर प्लिंथ के अराउंड में लेयर डालते हैं डीपीसी का। वो हमारा बस जमीन से पानी रिस के हमारे सरफेस पे ना आए और हमारे वॉल को खराब ना कर दे, हमारे एस्थेटिक इंपोर्टेंस को खराब ना कर दे, और उससे फंगस का ग्रोथ ना हो जाए। आप समझ रहे हो क्यों डीपीसी प्रोवाइड करते हैं?
डैम प्रूफ कोर्स। देखिए, अब डीपीसी का जो आपका खर्च बैठता है मकान के अंदर में, डीपीसी करवाने में 1% होल कॉस्ट का बैठ जाता है। होल कॉस्ट का, स्ट्रक्चर का होल कॉस्ट। अब डीपीसी आप दोगे ग्राउंड फ्लोर पे ही, बात समझ रहे हो? क्लिंथ वाले एरिया पे दोगे आप वहीं पे। अब दूसरी बात, अब आप बात कर रहे हैं डीपीसी, अब ब्रिक वर्क हमने बता दिया, अब रूफिंग की बात कर रहे हैं। रूफिंग मतलब छत, छत बनाने में कितना परसेंट कॉस्ट लगता है प्रोजेक्ट का? किसी भी रूफ को कंस्ट्रक्ट करने में कितना परसेंट लग जाए प्रोजेक्ट का कॉस्ट, बताओ? क्या सर, एक बार हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो। हर्ष सुन रहे हैं। रूफ क्या बोले सर? रूफिंग, रूफ मतलब छत, छत ढालने में कितना परसेंट कॉस्ट बैठ जाता है मकान का? 15 से 20% सर। कितना? 15 से 20%। हाँ, 20% तक कॉस्ट बैठता है होल कॉस्ट का, रूफिंग डालने में, छत डालने में। आप समझ रहे हो? तो ये सब बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक नहीं है, ये आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। अब मैं पूछूं भैया, डोर्स विंडो जो आप लगाते हो, खिड़की गेट ये सब लगाते हो, इन सब में कितना कॉस्ट बैठ जाता होगा? 5%. कितना? 5% या 10%. 5 to 10%. नहीं नहीं 8 नहीं, 16% का कॉस्ट लगता है होल कॉस्ट का। 16% निकल के आता है कॉस्ट, आप निकालोगे 16। अब देखो ये एक बेसिक कॉस्ट है। अब किसी को इसमें भाई उसके प्रोजेक्ट के ऊपर पे जिसके पास जितना अमाउंट, एक बेसिक की बात की जा रही है। अब आपको नक्काशी करना ये वो सब तो अदर प्लान, वो तो अपने अपनी खर्च है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। किसी को ग्लेज डोर लगाना है, किसी को फ्लश डोर लगाना है, अलग अलग टाइप के डोर्स होते हैं। अब पैनल लगाना है या पीवीसी, वो अलग अलग है, वो उसको आप कम नीचे ऊपर कर सकते हो, लेकिन एक जनरल कॉस्ट निकल के इतनी आती है। बात समझ रहे हो ना? आज के डेट में पीवीसी डोर भी आ रहे हैं, आज के डेट में प्लाईवुड के डोर भी आ रहे हैं, आज के डेट में आपको वुडन डोर भी आ रहे हैं। आप बनाने को आप सब डोर बना सकते हो, लेकिन कॉस्ट सबकी फाइबर का अलग अलग भी है। हाँ जी, फाइबर का भी सर। अरे वही तो हम बोल रहे हैं। पीवीसी क्या होता है? फाइबर का कोई डोर सुना है आपने? बताओ बच्चों, फाइबर का कौन डोर होता है भाई? पीवीसी होता है सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी बोलते हैं, फाइबर का डोर तो नहीं सुना मैंने आज तक। आप इंजीनियर हो, कैसी बातें मत करो सागर। पीवीसी बोलते हैं उसको, समझ रहे हो? नहीं पता था पीवीसी सर। कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड पीवीसी। अब देखो, पीवीसी सर। हाँ पीवीसी पैनल जो होता है तो वो उसका डोर होता है जो आप वॉशरूम वगैरह में यूज कर लेते हो। लेकिन देखो हर चीज का एक अपना अपना अलग एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज। तो वो आपके ऊपर पे, ये लोग आज प्लाई का लगा रहे हैं, ये लोग बहुत हर का एडवांटेज है, किसी का डिसएडवांटेज, वो अपनी जगह पे। लेकिन कॉस्ट एक आपको एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अर्थवर्क एक्सकैवेशन करते हो, अर्थवर्क भाई मकान बनाओगे तो क्या फाउंडेशन के लिए गड्ढा करोगे ना? बिना गड्ढा के कर लोगे? नो सर, करना पड़ेगा एक्सकैवेशन करोगे, कितना कितना परसेंट कॉस्ट निकल के आएगा एक्सकैवेशन, बता सकते हो? 0.5% ऑफ द होल कॉस्ट, ½ % होल कॉस्ट का। आप समझ रहे हो? अगर आप ऐसी बात करें कि भाई आपको फ्लोरिंग करना है, फ्लोरिंग मतलब यस सर। फ्लोरिंग क्या होता है? व्हाट इज Yes, sir. फ्लोरिंग? सर फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करना। बस उसको देखो देखो देखो, एक सिंपल सा वर्ड पूछता हूँ फ्लोरिंग, तो वही बच्चे नहीं बता पाते। देखो समझते हैं ना? ये बोलते सर पता है, क्यों हो? जैसे जो पहले ब्रिक्स को फाइन पार्टिकल्स में fix करके उसको प्लेन किया था, उसके ऊपर से फिर फ्लोरिंग किया था। नहीं तो फिर बोलते क्यों है? पता है तो आप लोग समझते हैं, मतलब चुप रहते हैं। समझने का मतलब थोड़ी होता है, समझने का मतलब आपको बताना होता है। मैं पूछता हूँ तो बताया करें, मैं आपसे थोड़ी पूछता हूँ हर चीज। 3 बच्चे समझते हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? 39 बच्चे में बाकी बच्चे कहाँ हैं? या तो मोबाइल चला के छोड़ के चले जाते, मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। मोबाइल में लगा दिया, बढ़िया घूम रहे होंगे कहीं पर। क्लास में 5-10 बच्चे जो एक्टिवली रहते हैं, 5 फिर बाकी बच्चे सब घूमते हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब एक ही जैसे हैं। ये सब बातें थोड़ी कि नहीं, ये सब जानकारी होनी चाहिए, सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पढ़ना भी है सब्जेक्ट के अंदर में। अब मैं ऐसे से आपसे बात करता हूँ, फिर आप इसके दिमाग में सेट करें सब चीज को। सब चीज पूछते पूछते ना दिमाग में सेट हो जाता है। आपको खुद आप बता सकते हो, आप भी कल होकर मकान बनाओगे, अपना सब चीज बनाओगे, तो आपको भी अपना एक अंदाज होना चाहिए। आप एस्टिमेट खुद कर सकते हो सब चीज का। प्लास्टरिंग में कितना लग जाता है? प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग करने में प्रोजेक्ट का 10% लग जाता है। कितना लग जाता है? 10% प्लास्टरिंग करने में। होल कॉस्ट, हम जितनी भी बात करेंगे सब होल कॉस्ट के कंपेयर में बात कर रहे हैं, ना कि 10%। क्या हम पहले ही बोलते जनरल होल कॉस्ट, 10% ऑफ दी होल कॉस्ट।
अगर हम बात करें व्हाइट वॉशिंग वगैरह, कलर वॉशिंग वगैरह करने के 2% ऑफ द होल कॉस्ट लगती है, 2% ऑफ द होल कॉस्ट निकल के आती है। अब इसी में आपको क्या नाम है, सब आपको मैंने बता दिया ऑलमोस्ट। अगर मिसलेनियस हो गया, अब जैसे फिटिंग बिटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस ये सब तो आपको पता ही है, कितना परसेंट निकल के आता है बताओ? 8% निकल के आती है। वो WC वगैरह, वाटर क्लोजेट वगैरह आपने पढ़ा होगा, वाटर क्लोजेट वगैरह पढ़ा होगा ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, वो सब जितने फिटिंग बिटिंग प्लम्बिंग वर्बिंग सब सब उधर चला जाता है। वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसमें भी 80% निकल के आती है। कितने निकल के आती है? 8% ही होता है। बिजली बिजली की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब स्विच हो गया, पॉइंट देना, ये सब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ये Sir, सब बात आप याद 8% या रखिए। 80% बोले आप? क्या? 8% बोले कि 80% बोले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए? अरे बाप रे बाप, 80%। 8% है sir. हाँ. क्या ऐश्वर्या, मुझे ये बताओ, 80% मकान का कॉस्ट निकल जाएगा बिजली लगाने में मकान के अंदर में? हम भी वही सोचे थे नो सर, इसीलिए. ओ यार 80% बोला मैं, चलो कोई नहीं। 80% आपका कॉस्ट निकल के आता है भाई, मकान को बनाने में 80% कॉस्ट नहीं आएगा मटेरियल का, 70-75% निकल के आता है मटेरियल, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है, ये बेसिक बातें थी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तो हमने कुछ डिस्कस किया अभी। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे कुछ टेस्ट है, टेस्ट को भी देख लेता हूँ। टेस्ट में आपको पहले ही बता दिया था भैया। पहले सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालते हैं, वहां से हम करके क्या निकालते हैं, वाटर हम P+4 बाई P/4 प्लस 3% ऑफ वेट ऑफ मोटार। मोटर कितना आपको बता दिया, लास्ट क्लास में कितना था, या आपने ऐड करके निकालना, उसका इतना परसेंट यूज करके उसको टेस्ट बनाते हैं। हाँ जो भी है, जो भी बनता है वो उसको आप देख लें, उसको बाकी उतना ये नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अब देखिए पेस्ट को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, मोल्ड करते हैं। मोल्ड कितना 5000 मीटर mm² का एरिया है इसका, 5000 mm² का एरिया है, उसके अंदर मोटर को हम फिल करते हैं। मोटर मतलब क्या, जो मसाला करते हैं मोटर। अब आप मसाला नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा मोटार। आप सिविल इंजीनियर की भाषा आप मोटार बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा मसाला बना दो। मसाला होता है क्या, मसाला मतलब खैनी का भी मसाला बनता है, रजनीगंधा ही मसाला होता है, ये मसाला नहीं बोलिएगा। एक आप लेबर नहीं हो, मसाला नहीं, मोटार बोलना है आपको। मोटार मतलब क्या समझ में आना चाहिए, मसाला की बात नहीं कर रहा हूँ। मोटार मतलब क्या होता है, Mixture of cement, mixture of sand सीमेंट and एंड water. एक इंजीनियर का Sand, sir. एंड फाइन एग्रीगेट, व्हाट आई एम सेइंग, फाइन एग्रीगेट नेवर से सीमेंट एंड सैंड। सैंड ठीक है स्पेसिफिक, लेकिन जब वो मोटार में था तो वो क्या सैंड नहीं, वो आप क्या बोलोगे, फाइन एग्रीगेट, वो भी एग्रीगेट I है। agree. साइज इज, व्हाट इज साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट? Uh, below 4%. Below 4%. तुम नहीं बोलोगे विवेक, तुम नहीं बोलोगे। देखो बच्चे को ये पता नहीं है यार, कितना मतलब क्या बताऊं इस चीज को, क्या बोलूं मैं इस चीज को, बताओ। जिसको आपको ये फाइन एग्रीगेट का नहीं पता है साइज, फोर्स एग्रीगेट का नहीं पता है वो साइज, क्या इंजीनियरिंग करोगे ऐसे में, बताओ। खुद Sir, अपना less भी than नाक 4 कटाओगे। mm. जिसको फाइन एग्रीगेट नहीं पता है, कोर्स एग्रीगेट नहीं पता है, वो क्या करेगा यार, वो ऐसे कैसे समझेगा उस चीज को। Size less than 4.75 mm. कब तक? 25 micron से 4.75 mm. ठीक है गुड, आप दो चार बच्चे मैं बोल रहा हूँ, दो चार बच्चे यहाँ पे हैं जो बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज को। और बच्चे कहाँ गए हमारे, बोलो ऐश्वर्या, तुम तो समझ रही हो ना? Sir, ऐसे नहीं चलता है यार, ये सब बेसिक आना चाहिए। सब साइज क्या होता है, यही सब छोड़ो। अब इतना बेसिक नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये सब थोड़ी, ये सब चीजें आपको ये खुद भी सर्च करना चाहिए। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, आप जब भी पढ़ते हो ना, इसे लिखा होता है वहाँ पे फाइन एग्रीगेट। कभी अंदर से जानने की इच्छा नहीं होती क्या होता है फाइन एग्रीगेट, क्या होता है कोर्स एग्रीगेट। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बल्किंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, लेकिन फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का साइज ही नहीं पता है। जब को फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट नहीं जान रहे तो बल्किंग क्या समझोगे यार। बल्किंग भी किसी ने उस दिन पूछा था मुझसे, शायद जो ही नहीं, किसी ने पूछा था, मुझे याद है ना। लेकिन बल्किंग जब बात करते हो भाई, फाइन एग्रीगेट जब नहीं पता तो बल्किंग क्या समझोगे, बल्किंग क्या होता है। बल्किंग अंदर तो फाइन एग्रीगेट ही होता है। देखा भैया, इसमें देखो क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर फिल करते हैं। व्हेन इस मटेरियल को हम क्या किसकी बात करें, मोटार को फिल करते हैं मोल्ड के अंदर में। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, सफिशिएंटली उसको हम हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं उसको। फिर सैंपल को इमर्स करते हैं। अब हमको जितने दिन पे भी टेस्ट करना है, हम लोग टेस्ट जनरली 3 दिन 7 दिन और 14 28 दिन पे टेस्ट करते हैं, 14 दिन का भी टेस्ट करते हैं बीच में, लेकिन मेरा मेन पैरामीटर 3 7 दिन 28 दिन पे होता है।
इस पे हम चेक कर लेते हैं 3 डेज 7 डेज और 28 दिन पे पानी के अंदर क्योर करते हैं, सैंपल हार्डन होता है, फिर पानी में उसको क्यूरिंग होने के लिए डाल देते हैं सफिशिएंट टाइम। अब आप उतने इतने दिन हो गए, निकालिए उसको, निकाल के उसको कहाँ रखना है, यूटीएम में ले जाना है। यूटीएम में ले जाएंगे आप उसको क्या लोडिंग देंगे, 35 आपकी लोड जो होनी चाहिए, इससे कम तो खैर नहीं होना चाहिए आपकी 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर से पर मिनट, यानी 1 मिनट में 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट आप लोडिंग दे रहे हो, यानी इंटू इंटू कितने पे पड़ेगा एरिया, एरिया क्या रहेगा, ये लोड जो दे रहे हो किस पे दे रहे हो, एरिया पे दे रहे हो ना, Yes, sir. कितना एरिया है, 500 mm square. एक मिनट, कितना एरिया था, किसने बोला था अभी 500 mm स्क्वायर, हम सर मैडम 5000 बोला था ना मैंने अभी, 5000 mm स्क्वायर एरिया, 500 नहीं, समझ रहे हो बात, 500 करो तो 500 mm स्क्वायर की जगह निकालो तो रूट कितना होता है, 500 क्या रूट निकालो तो कितना होता है साइज, रूट ओवर 500 निकालो तो कितना होता है, निकला कुछ वैल्यू, कैलसी लेके नहीं बैठते हो क्या, 22 point something, sir. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कितना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो कितना होगा, छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं, हटाओ छोड़ो जान दो, समझ लो 5000 mm स्क्वायर का एरिया होता है, बस इतना समझ लो, इसमें लोडिंग लगाते हैं, इतने लोडिंग से हम लोग इंक्रीज करते हैं 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लोडिंग को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, और जो लोडिंग तो बढ़ेगा, आपका लोडिंग फिक्स नहीं होता है, लोडिंग आपका बढ़ते जाएगा, तभी आप पता कर पाओगे भैया हमारी स्ट्रेंथ कितनी है उसके अंदर में, लोडिंग आपकी लेकिन फिक्स है ये कि 35 से ही आपका बढ़ना चाहिए, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर से यहाँ से आप लोडिंग को ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं, यूटीएम मशीन के अंदर में मटेरियल जब ब्रेक कर जाता है, हम वहां पर रिपोर्ट करते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, जो भी आप क्यूब बनाते हो, यहाँ पे कितने होते हो आप, 3 सैंपल लेते हो, एवरेज ऑफ 3 सैंपल, व्हाई 3 सैंपल्स आर टेकन, कैन एनीवन से व्हाई 3 सैंपल्स आर बीइंग टेकन, वहां पर 15 सैंपल क्यों ले लिए, 12 सैंपल क्यों ले लिए, 20 सैंपल क्यों ले लिए, ओनली 3 क्यों रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी एक मटेरियल में हो सकता है कि सपोज कहीं पे प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया, जो कंक्रीट क्यूबिंग क्यूब जब बना रहे होते हैं मोल्ड में अंदर फिल कर रहे होते हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी, ड्यू टू सर्टेन अनसर्टेनिटीज वहां पर उससे कॉम्पैक्शन नहीं दे पाए, या हो सकता है वहां पर किसी कारणवश वहां पे उसके अंदर क्या कहते हैं मिसप्लेसिंग हो गया, सही से उसको हम प्लेस नहीं कर पाए, तो या उसके प्लेसिंग किस चीज की हम बात कर रहे हैं, लोडिंग पे, मशीन पे जब आप लाइक मशीन पे जब आप उसको क्रश करते हो सकता है उसके आपके प्लानर आपकी सेक्शन लेवल ना हो, ब्रेक करने के वहां पर चांस ये भी हो जाती है, फेस जो होना चाहिए वो भी कई बार क्या होता है डिमोल्डिंग टाइम में उसके एजेस ब्रेक कर जाते हैं, ये सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये सब कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जो प्रॉपर ग्रीज आपका नहीं हुआ, ग्रीजिंग अगर मोल्ड का तो उसका ब्रेक कर जाता है डिमोल्डिंग करने के टाइम में चिपक जाता है, तो अब ये सब कुछ इफेक्ट है, ये सब चीज को भी हम फैक्टर होता है प्रॉपरली वो मॉइस्ट आपका वाटर में क्योर कर लेंगे, प्रॉपरली मॉइस्ट करके उसको आप अच्छे से ड्राई करके मॉइस्ट करके तब उसको प्लेस करना होता है, वो भी एक फॉल्ट रहा होगा, आपके वैल्यूज कुछ ना कुछ कम आ जाती है, गड़बड़ आ जाती है, इसलिए हम अनसर्टेनिटीज इसमें हालांकि कम है, इसलिए हम यहाँ पे 3 मोल्ड लेते हैं, बिकॉज ऑफ लेस अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व ओनली 3 मोल्ड्स आर बीइंग टेकन, एज एन इसके हम एवरेज लेते हैं, और एवरेज लेके हम रिपोर्ट करते हैं इस पे कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, अब देखिए यहाँ पर आपने वही किया, सब चीज मोल्ड बनाया, सारी चीज बनाया, इसलिए हमने क्या बताया डाया आपका कितनी निकल आएगी, रूट ओवर आप 5000 कर लो, इतनी आप जाएगी, इसलिए आपका साइज इतना इतना हो सकता है, ग्रेड आपका 3 होता है सीमेंट का, याद रखिएगा, किसकी ओपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओपीसी का ग्रेड 3 ही होता है, और ये ग्रेड होता है आपके स्ट्रेंथ मैंने बता दिया था 28 दिन पे इसका 100% है कि 100% तो 7 दिन पे 70%, यानी दैट इज 2/3 ऑफ दी 28 दिन का 2/3 निकल के आता है 7 दिन पे, और अब वही 3 डेज में जो स्ट्रेंथ आएगा 28 दिन का 50% निकल के आता है, यानी 3 दिन में से 50% स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है 28 दिन के कंपेयर में, ये आपका कुछ ओपीसी का स्ट्रेंथ निकल का है, ये हम किस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, सीमेंट मोर्टार की बात करें, सीमेंट क्यूब जो आप बनाए उसके 3 दिन 7 दिन और 28 दिन के हम देख रहे हैं, ओपीसी की 16 निकल के आती है और इसकी 22 निकल के आती है 7 दिन पर 33, तो हम ये जो 28 दिन है ना इसी को हम रिपोर्ट करते हैं हमेशा, इसी के नाम पे हमने ग्रेड ऑफ सीमेंट रखा है, इसी के नाम पे 33, 43 और 53 के नाम पे हमने ग्रेड ऑफ सीमेंट का भी नाम रख दिया, ओपीसी कितने ग्रेड का 33, 43 और 53, 28 दिन पे हम लोग स्ट्रेंथ रिपोर्ट करके उसी के नाम पे सीमेंट का नाम रख दिया। अब देखिए एज पर आईएस 10262, अब आपसे मैंने कल भी बात किया था, ये स्पेसिफिकेशन आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन का आपका 10262, इसमें आपको क्लासिफाइड ओपीसी को हम लोग कितने ग्रेड में डिफाइन किए हुए हैं, ए से एफ तक, यानी आपको कितने ग्रेड हो गए बताओ, 6 ग्रेड में, हाँ आपने इसको कितने, हाँ ए टू एफ, यानी इसके बेसिस पे आप क्या 28 दिन के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करते हो, इसलिए कैटेगरी हमने 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है, ए से लेके ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम के अंदर भी कितने कैटेगरी में, यानी ए बी सी डी ई एफ, अब आप देख सकते हो
ए की कितनी स्ट्रेंथ होना चाहिए मिनिमम, ये हम बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन इस रेंज में लाइक करना चाहिए, यानी 32.5 से 37.5 एम्पा। एम्पा बताओ, मेगापास्कल मीटर पर ओम स्क्वायर, इतना आपका होना चाहिए। इतना आपका मिनिमम होना चाहिए किसकी, ए क्लास ए की बात करें, कैटेगरी ए की बात कर रहे हैं। अब वैसे कैटेगरी बी की बात करें तो उसमें इतनी आ जाएगी 37.5 से 42.5, फिर 42.5 से 43.5, 47.5 से 52.5, 52.5 से 57.5, 57.5 से 62.5। आप देख पा रहे हो कितने कितने का रेशियो बढ़ते जा रहा है बच्चों, कितने का रेशियो बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज में कितना है, 5-5 का बढ़ते जा रहा है ना। यस सर। ये आपका क्लास ए से एफ तक होता है कैटेगरी। कैटेगरी आपको याद रखना है, ये हम लोग रिपोर्ट करते हैं इसी को 10262 के अकॉर्डिंग। हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट, उसको हम लोग एफ यानी 6 ग्रेड में हम लोग डिवाइड कर रखा है उसको, ठीक है, एज पर किसके 10262। ये 28 दिन के कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट हम लोग देखेंगे, उसको छोड़िए, वो मतलब की बात नहीं होगा। पे नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की टेस्ट हम देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए, सबसे पहली चीज हम टेंसाइल स्ट्रेंथ किस लिए हम चेक करते हैं, जब मटेरियल कैसा होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल हम लोग चेक करते हैं। एक तरह से ब्रिटल प्रॉपर्टी है मटेरियल का। टेंसाइल किसके अंदर होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा, फेलियर कर जाएगा तभी टेंसाइल पता कर पाओगे ना। कैसा मटेरियल होगा भाई, मुझे ये बताओ, इलास्टिक रबर है, रबर को खींचे जाओ एलोंगेट कर जाएगा, वो इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका आप इजीली कैलकुलेट नहीं, जैसे ब्रिटल मटेरियल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। ये अनसर्टेनिटी इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है, तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट पैरामीटर नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम रिपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ हम रिपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम रिपोर्ट करते हैं। इसको देखिए, इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं, इस टेस्ट को कैरी आउट करते हैं, देखिए इस टेस्ट को, इसमें भी कुछ नहीं है, सारा चीज आपका बिल्कुल पहले जैसा हूबहू जितने भी आपने टेस्ट वेस्ट में आया था, सारा चीज वैसे ही, नोट्स एंड वो सब फलाना सब चीज वैसे रहेगा। बोल्ट के अंदर लाइए, भरिए, सब चीज वैसे जैसे पहले किए थे, बोल्ट के अंदर भरिए, लेकिन इसकी जो वाटर इस बार होगी, कितना हो जाएगा इस बार, इसमें वाटर कितना ऐड करोगे, और यहाँ पे कितना फिल कर रहे हैं, यहाँ पे कितना 4+3। गुड, शाबाश। कितना बाय वेट ऑफ मोटार। अब वेट ऑफ मोटार सब चीज वही सेम रहेगा आपका, वही उठा के आप डाल दो यहाँ पर लाके, उसको फिर लाके हम ब्रिकेट के अंदर लेते हैं। एक ब्रिकेट होता है आपका स्टैंडर्ड ब्रिकेट बना होता है, इसके अंदर ब्रिकेट, ब्रिकेट के यहाँ पे आप उसको देख सकते हो 2D बना हुआ यहाँ पर है, उसी के यहाँ पे डायमेंशन ऐसे बना के रखा है। ब्रिकेट ही ऐसा साइज का क्यों होता है, ये ब्रिकेट हम ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई स्पेसिमेन जो यूज करते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि इसे ये जो शेप है ना, इससे हमको मैक्सिमम यानी मोस्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेस हमको निकल के आती है, इसलिए हम ऐसा निकाल लेते हैं। ये वाला इक्विपमेंट हम ऐसा इसलिए लिए ब्रिकेट का, वो आप देखोगे लैब के अंदर में, ये देख के समझ में आएगा क्यों ब्रिकेट कैसा होता है इसका। ये फिर भी आप देख लो, ऐसा से समझ जाओ इसको कैसा प्लान है इसका। अब देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम ब्रिटल मटेरियल कैलकुलेट हम नहीं कर पाते हैं, सिंस वो यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कांट बी कैलकुलेटेड since no uniform tensile stress can be developed, क्योंकि वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। भाई आप मुझे बताओ, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, क्यों 100 में पढ़ाओगे ना आप लोगों ने अभी, ये बताओ बच्चों। अरे अभी 100 में तो पूरा टेंसाइल कॉम्प्रेसिव सब पढ़ रहे होगा आप अभी, नोमेकल कहाँ से बन रहा होगा फिर अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो। मेरे को कुछ बोलता ही नहीं है यार। सर स्ट्रेस और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। गुड, शाबाश, ठीक है। स्ट्रेन सर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यूनिट बताओ, यूनिट। स्ट्रेन सर यूनिटलेस होता है। कैसे यूनिटलेस हो जाएगा सर? स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर स्ट्रेन यूनिटलेस बोले सर। हाँ, नहीं क्यों हो जाएगा यूनिटलेस, हमको समझ नहीं आया, बताओ ना, मुझे नहीं पता है कैसे हो जाता है यूनिट, हमको नहीं पता आज तक। दोनों के सेम क्वांटिटी का रेशियो है सर। ठीक है, गुड। ठीक है, वो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ की आप बात करते हो ना, लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो यार देखो, बीच बीच में ना बोला करो, बोलते हो ना तो एक आपकी सोच भी झलकती है कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की आपके ऊपर पे है। चलिए, बाकी भी अच्छे बच्चे बोले, सब बच्चे अच्छे आंसर दिए, सही है, गुड। ये बेसिक चीजें बोलते रहो, मैं वही चीज बात कर रहा हूँ। क्या पहले स्ट्रेस, ये आपको जो टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है, इससे हम क्या करते हैं,
हालांकि आपको पहले बताया था ब्रेकर मटेरियल का आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने रिपोर्ट करने के लिए ये टेस्ट कैरी आउट किया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज टेकन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या करते हैं 12 रिजल्ट या 12, पिछले वाले टेस्ट में कितना सैंपल ले रहे थे हम लोग? 3 सैंपल। यहाँ पे 12 क्यों ले लिया अचानक, देख रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी इस केस में ज्यादा है। अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसमें जो आप ले रहे थे 3 सैंपल का, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 सैंपल का, वहां पर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व कम था, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 3 सैंपल की जगह हमने 12 सैंपल लिया है। 12 सैंपल का रिजल्ट करता हूँ, फिर रिपोर्ट करता हूँ भैया इसकी। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसे प्लेन ऑफ फेलियर पे आप देख लोगे और वहां से रिपोर्ट कर दोगे उसकी। अब वहां पे कैसे रिपोर्ट करोगे, इसका देख लो डाया इतना होता है, लेंथ इसका आप देख सकते हो, इसका 25.5 उसका साइज होता है, और इसका देख लो आप, इसका हाइट डेप्थ और विड्थ आपको दिया हुआ है। उसी का प्लानर आपने टेंसाइल एफर्ट लगाया, जो ब्रेक कर गया उसके लिए आप निकालोगे स्ट्रेंथ, क्या रिपोर्ट करोगे, जो टेंसाइल लोड लगा डिवाइड बाय उसके एरिया पर, वही निकालते हो ना भाई। स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, तो टेंस आप लोड कितने दिया आपने और कितना उसके एरिया पे एक्ट किया, वही निकालते हो ना, वही आपने Yes, sir. कर गया। ये कुछ इसके डायग्रामेटिक व्यू है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें भी हम जो लोड लगाते हैं कितना लगाते हैं, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हम ग्रेजुअल लोडिंग टेंसाइल लोड लगाते चले जाते हैं, जब तक न हो तब तक कि हमारा फेलियर, तब तक हम लोड को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल लोडिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के। हो सकता है अगर टाइम परमिट किया तो मैं इस टेस्ट को भी दिखा दूंगा आपको लैब के अंदर, उसको इस पे वर्चुअल लैब अगर मिल जाए तो उस पर दिखा देंगे, इसको दिखा कैसे करते हैं इस टेस्ट को। बाकी के अभी आप फिर देखिए, और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग देखेंगे। अभी अगला टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है सॉन्डनेस टेस्ट। आपको पता है ये सॉन्डनेस टेस्ट में हम लोग इसको कौन सी कोड यूज करते हैं, IS35। अब सॉन्डनेस क्या होता है बताइए, सॉन्डनेस होता है क्या, व्हाट इज द वर्ड सॉन्डनेस? रेसिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ओ सॉर्नेस मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप सही हो, रेजिस्टेंस तो है नहीं है, लेकिन सॉर्नेस मतलब ये होता है कि वॉल्यूम चेंजेस क्या उसके अंदर हो रहा है सीमेंट के अंदर में, कब, ड्यूरिंग हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी तो सॉर्नेस का इफेक्ट आएगा। अब देखिए उसको भी हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, 2 तरीके हमारे पास सॉर्नेस मेनली किसकी वजह से होता है, लाइम की वजह से होगा, मैग्नीशिया की वजह से होगा, और सल्फर की वजह से होगा। लेकिन लैम और मैग्नीशिया को तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन सल्फर का हमारे पास कोई पैरामीटर चेक करने का there is no method, there is no method और टेस्ट वो सल्फर, आपका सल्फर निकालने के लिए सल्फर का कोई अभी तक का टिल नो कोई मेथड या टेस्ट अभी पास नहीं है अवेलेबल। देखिए लैम पे कैसे करते हैं, इसमें कुछ नहीं, ली चार्टियस टेस्ट यूज करते हैं। इसमें फ्लास्क का क्या है, स्प्लिट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्प्लिट स्टैंडर्ड है, अभी देखोगे तब समझ में आएगा कैसा दिखता है स्प्लिट स्टैंडर्ड। उसकी डाया होती है और हाइट होती है 30 mm की होती है डाया हाइट, और इंडिकेटर आर्म होता है उसके अंदर 165 mm का इंडिकेटर आर्म होता है। कुछ एक हद तक यहाँ पे तो इंडिकेटर आर्म होता है, बस समझ जाओ ना, उसके अंदर इंडिकेटर आर्म होता है, बस लंबा ऐसा ऐसे गोल ऐसे सिंपल कुछ ऐसा रहेगा, देखो ऐसे टाइप का रहेगा, बस ऐसे ऐसे इसको बीमारी को कर लिया। अरे कुछ ऐसे बस एक और आर्म इसमें लगा देना यहाँ से, बस ऐसे कुछ गोल ऐसा होता है, उसमें आर्म होता है, बस ऐसे 2 रॉड ऐसे लगे होते हैं, बस वैसे समझ जाओ इसको। कुछ ऐसे कुछ हद तक होता है, वही वही चीज कर रहा है। आर्म जो लेंथ होता है 165 mm की होती है, हाइट और डाया उसकी होती है 30 mm की होती है। इसको हम परफॉर्म करेंगे, हम लोग क्या करते हैं 100 ग्राम सैंपल लेते हैं सीमेंट का, उसको गेज करते हैं 0.78 पी। अब पी क्या है, पी क्या है, पी कंसिस्टेंसी। ये आपने कब निकाला था, ये आपने कब निकाला था, क्या आप ये सब जितने भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको सीमेंट में क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला टेस्ट कंसिस्टेंसी। यानी क्या ये कह रहा है 78% of the water is required to prepare the cement paste of standard consistency is added, यानी 78% water is required। 0.7 मतलब वही हुआ ना, ऑफ किसका, prepared cement paste of standard consistency। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सपोज आपका 30 आ गया, उसका 78% निकाल लो, वो उसमें ऐड कर लो, उसका निकल जाएगा। सबको ऐड करके मोल्ड को बनाओ, उसके अंदर मोल्ड करते हैं मतलब पेस्ट को बनाओ। कितने 100 ग्राम का सैंपल आपने लिया, उसको बनाओ पेस्ट को बनाकर आपने क्या किया, एक आपने फिल द सिलेंडर, ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप एंड वाटर विद ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट सब ऊपर से उसको ऑब्जर्व करो, ऊपर करके इंटायर असेंबली को क्या करते हो आप, पानी के अंदर उसको जाकर फिर उसको फिल करके उसको पानी के अंदर डाल देते हो, उसके अंदर कितने देर के लिए, 24 घंटे के लिए। और टेम्परेचर क्या होता है 27 से 32 डिग्री सेल्सियस में आप छोड़ देते हो पानी के अंदर, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए। और यहाँ पर हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो देखेंगे वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो, एक्सपेंशन वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर है
ये जो टेस्ट जो है ये बताता है नो सिग्निफिकेंट, यानी वॉल्यूम चेंज जो होता है इस सेटिंग के बाद, ये अफेक्ट करता है किसकी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिस भी कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं इसको, जिस भी कंस्ट्रक्शन में आप यूज करोगे वहां पे ये वैसे ही बताएगा। अब दूसरी बात ये, अगर एक्सेस में लाइम प्रेजेंट होता है, आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, अगर एक्सेस में लाइम प्रेजेंट होता है तो उससे क्या होगा बताओ, शायद मैंने एग्जाम्पल दे के भी समझाया था। देखो क्या होता है, अगर एक्सेस में लाइम प्रेजेंट होगा ना मैन्युफैक्चर के टाइम में सीमेंट के, सीमेंट से सुनो मेरी बात, सुनो पहले, ठीक है सही है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप जब सीमेंट में आपकी एक्सेस ऑफ लाइम अगर प्रेजेंट है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट टाइम में, उस टाइम में क्या होता है वो अनकम्बाइंड रहता है और ओवरबर्न्ट हो जाता है कील के अंदर में। और ये जो ओवरबर्न्ट जो होता है ये लाइम पार्टिकल्स स्लेक एट अ वेरी स्लो रेट, ये स्लेकिंग होता है। स्लेक होता है क्या, वाटर पे मॉइस्चर में जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड, वो भी क्या स्लेकिंग उसके अंदर एक्शन टेक प्लेस होता है। ये हम लाइम में देखेंगे स्लेकिंग क्या होता है, जैसे हम लाइम के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक समझिए वेरी स्लो रेट पे इसके अंदर स्लेकिंग होता है और धीरे धीरे क्या होता है ये एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट जब कंप्लीट होता है तो ओवरबर्न्ट लाइम जो होता है ये एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा उसके अंदर बताओ, वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा। और ये जो यही कौन ओवरबर्न्ट, यस ये जो सर। अनकम्बाइंड लाइम होता है यही क्रिएट करता है, इसलिए इसको भी हमको निकालना पड़ता है, टेस्ट करते हैं, इसलिए सॉर्डनेस टेस्ट करते हैं। और जो पहले हम अनसॉर्डनेस ऑफ लाइम करते हैं इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं 100 ग्राम सैंपल लेके उसको पेस्ट बना के 0.78 की 78% वाटर ऐड करके स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी उसको मिलाकर पेस्ट बनाकर उसको बढ़ते हैं सर्कुलर सिलेंडर में, जिसकी डाई आपको पता है 30 और हाइट उसकी पता है 30 mm है। उसकी लेंथ कितनी आम की है, इंडिकेटर आम की है, जो इंडिकेटर 165 mm। कितना उसके अंदर 165 mm का होता है, कितना mm होता है 165 mm का। ये जब आप रिपोर्ट करोगे इसको क्या करते हो, मोल्ड आप पेस्ट बना के उसके अंदर फिल करते हो, उसको फिल करके उसको 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए पानी के अंदर उसको छोड़ देते हो। फिर उस साइज में आप देखते हो कितना उसके अंदर स्प्लिट हुआ है, आप निकाल के देख लेते हो भाई 24 घंटे में कितना स्प्लिट, मतलब क्या हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ है, इसको आप निकाल लेके मेजर करते हो, उसी को कहते हैं एक्स एम में आप नोट कर लेते हो। फिर उस असेंबली को आप क्या करते हो, फिर से पानी के अंदर आप उसी को क्या करते हो 25 से 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए 25 से 30 मिनट के लिए उसको फॉर नेक्स्ट मतलब उसको अगले मतलब 3 घंटे तक उसको मेंटेन करते हो। और सैंपल को आप कितने टेम्परेचर पर रखते हो, बॉइलिंग पॉइंट पे, पानी का कितने पे बॉयल होता है पानी, 100 डिग्री 175 डिग्री से हम लोग टेम्परेचर 100 से 105 उसी रेंज पे जाता है। और 25 से 30 मिनट के हम लोग पानी के अंदर क्या करते हैं उसको मेंटेन करते हैं बॉइलिंग, वो 1 आवर, वो मेनली 1 घंटा तक भी, कभी 3 घंटे तक हम लोग मान के चलो 3 घंटे तक रखते हैं उसको। फिर सैंपल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं पानी के अंदर से और फिर देखते हैं साइज ऑफ स्प्लिट अगेन नोट कर लेते हैं, भाई वहाँ पे कितना साइज ऑफ स्प्लिट हमारा हुआ है, वहाँ पर हम नोट कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब वो कितना हुआ वो नोट कर लेते हैं। अब कहता है फॉर ओपीसी, यही जो डिफरेंस है बिटवीन टू रीडिंग्स, जो y माइनस एक्स है, ऑब्वियस बात है जो y mm आप नोट किया, जो y mm और यहाँ पे x mm है, ये ठंडे में हुआ है। अब जब गर्म होगा तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा ना, आप भी बता सकते हो, कॉमन सेंस अपना लगा सकते हो, y ज्यादा होगा एक्सपेंशन, तो y माइनस एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, 10 mm से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, नॉट ग्रेटर नॉट नॉट ग्रेटर देन 10 mm। y माइनस एक्स मतलब गर्म पानी से जो आपने निकाला, जो बॉयल ने तो उसको निकाल के जो रीडिंग आई वो एक्सपेंशन, माइनस जो ठंडे में आपने 24 घंटे के लिए रखा था उसको 27 से 32 डिग्री सेल्सियस पे वो वाला टेम्परेचर दोनों को माइनस कर लिया, जो भी एक्सपेंशन आया था दोनों में, तो ये हमारा 10 mm से ज्यादा निकल कर नहीं आने चाहिए। ये आप निकालते हो अनसाउंडनेस ड्यू टू कौन सा टेस्ट है, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम ऐसे करते हो। अब हमें मैग्नीशिया निकालना है, इसके लिए कौन सा एपेटाइटिस यूज किया था आपने, ली-चाटकियर्स टेस्ट, कौन सा यूज किए थे, और मैग्नीशिया कैसे निकालोगे, ऑटोक्लेव टेस्ट। अब देखो ये काफी ये सेंसिटिव टेस्ट है, दोनों ड्यू टू लाइम के लिए और मैग्नीशिया के, दोनों आप कर सकते हो इस टेस्ट से। कहाँ के विवेक, यस सर। मैग्नीशिया के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव, लाइम के लिए, लाइम के लिए हो गया ली-चाटलियर एपरेटस। ठीक है। मुझे लगा तुम गायब, तुम भी तो नहीं होते हो आजकल, मुझे ऐसा लगा तुम भी कहीं निकल जाते होगे धीरे से रख के मोबाइल। ये भी टेस्ट हम लाइम और मैग्नीशिया करते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं 25-25 बाय 282 mm का, ठीक है, लेंथ भी तो है, किसकी बात करते हैं ये आपने। अब यहाँ पे ये आप बनाते हो मोल्ड बनाते हो, इसके अंदर क्या करते हो, सैंपल को सीमेंट को भरते हो और इसको ऑटोक्लेव के अंदर में इसको फिर प्लेस करते हो। अब देखो स्टीम प्रेशर देते हो उसके अंदर ऑटोक्लेव में, उसको हम रेस करते हैं भाई एक रेट के साथ, जैसे जो आपका गेज प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर वगैरह हम उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, एफएम के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये सब चीज। और ये गेज प्रेशर आपने पढ़ा है वो सब, बैरोमीटर वगैरह सब शायद वो सब बनाया होगा, नोमीटर भी तो बना रहे होंगे। प्रेशर वगैरह, प्रेशर होता है क्या, प्रेशर
The प्रेशर atmosphere. फाइंड आउट कर रहे हो। अभी न्यूमेरिकल तो बना रहे होंगे ना आप लोग प्रेशर पे? यस सर। यस सर। कैसे कैलकुलेट करते हो प्रेशर? PV is equals to nRT करके at idle gas का। प्लीज पर ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो ठीक है, तो आप लॉ वगैरह बता रहे हो आप मुझे। ये मैं आपसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ ये थोड़ी पूछता हूँ। मैं बोला प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हो आप? रोज ये वगैरह पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नहीं बनाते हो क्या न्यूमेरिकल उसमें एफएम में? सर अभी 5वीं क्लास में उतना क्वेश्चन नहीं बनाए हम लोग। यही तो बेसिक पहली क्लास में तो दूसरी क्लास में तो स्टार्ट हो जाता है यार। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? दो एक साइड लेवल ये होगा, एक साइड लेवल ये होगा, बोलेगा एक साइड मर्क्यूरी बढ़ा होगा, एक साइड पानी बढ़ा होगा, बताओ दोनों में लेवल डिफरेंस कितना है, कितना लॉस है। ये सब नहीं बनाया न्यूमेरिकल आप लोगों ने एफएम के अंदर? यस सर। यस सर। मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, सब तो उसके अंदर रहता है न्यूमेरिकल के अंदर बड़ा बड़ा। क्या विवेक नहीं बनाए हुए सब? यस सर। यस सर बनाए, रोज फॉर्मूला होता है उसका। पर यहाँ क्या? नहीं बनाए। पहले बनाए हैं, यहाँ अभी शायद नहीं पढ़ाई हुआ है सर। अच्छा अच्छा, होगा सर, बताएंगे फिर बताएंगे। अभी हो सकता है फिर बताएंगे, वो पहले तो बेस बिल्ड करें तब फिर बताएंगे वो, क्योंकि ये तो बेसिक है यार। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल यही है, उसके अंदर है। ये उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स आप देखोगे, यूट्यूब देखोगे, डिफरेंशियल देखोगे, बहुत सारे टाइप के मैनोमीटर्स आप देखोगे, उस पर कैलकुलेट करोगे कैसे कैलकुलेट। बहुत इजी है यार वो सब तो, बस लेवल को बराबर करते जाओ और सिंपल रोजियस देखते जाओ। नीचे बढ़ा तो क्या होगा, ऊपर बढ़ा तो घटेगा, नीचे बढ़ा तो पॉजिटिव हो जाए, बस यही डायरेक्शन ऊपर होता है। ऐड करते जाओ, ऊपर बढ़ा माइनस करते जाओ, बस यही सिंपल सा फंडा उसके अंदर होता है। न्यूमेरिकल बनाओगे तब समझ में आएगा वो कंसेप्ट। कोई नहीं, न्यूमेरिकल बनाओगे सर बताएंगे, हो सकता है बताएंगे, तब सीख जाओगे। चलो ठीक है, फिर भी एक जानकारी की मैंने पूछ लिया, क्योंकि देखो वही गेज प्रेशर के यहाँ पे भी खेल, देखो सब्जेक्ट के कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज होता है तो इंटरलिंकिंग हो जाता है आपस में, इसलिए बोल रहे थे। अब देखो इसमें क्या गेज प्रेशर आप बढ़ाते हो कितना, 21 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप उसमें अटेंड करते हो 1 घंटे में, और उसको मेंटेन करते हैं अगले 3 घंटे के लिए ये प्रेशर को। अब कहते हैं सैंपल को फिर हम रिमूव करते हैं ऑटोक्लेव से, और उसको हम क्या करने देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसको हम ठंडे होने के लिए क्या करते हैं, सैंपल को छोड़ देते हैं। उसको फिर हम उसको टेस्टेज कोल्ड साइज, उसका साइज हम चेक करते हैं, भाई साइज में क्या कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया। बात समझ रहे हो? साइज में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया। पर कहता है प्रोपेसी इंक्रीज ऑफ एनी साइड, साइड की बात कर रहा है, साइड मस्ट नॉट एक्सीड 0.8%। कितना परसेंट से? ये डेटा आपको एग्जैक्टली याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा आपका। अब देखिए यही आपको बताया इसका साइज बताया था, लेंथ, विड्थ और हाइट, दिख रहा है? 25 आपके खड़ा हो गया, फिर आप देखो इसकी लंबाई यहाँ पे, लेंथ बाई विड्थ, और आगे आप देख लो LBH 282, देखो लंबाई दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। अरे बीम जैसा है, बीम जैसा समझ लो, बस हो गया। लोड लगाते हो, गेज प्रेशर लगाते हो 21 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। प्रेशर की यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल होता ही, लेकिन ऐसे और उसका यूनिट और क्या लिख सकते हो? Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट सेम बोलते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट सेम बोलते हो, कैसे होता है दोनों सेम? प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस है कि डिफरेंस है, बताओ? Yes sir है। यस सर। दोनों की यूनिट तो सेम है, फिर मुझे कैसे मुझे डिफरेंस दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है बताओ? प्रेशर की यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। यस सर। Yes sir। यस सर। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बताओ विवेक? सर एक में टाइम रहता है सर। फोर्स, प्रेशर में जो होता है सर फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लेते हैं। स्ट्रेस में जो इंटरनल बॉडी जो रेसिस्ट करता है वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सब चीज सही है, लेकिन ये बिल्कुल सही आपका पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का यूनिट तो सेम है। सर एक और डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है सर कि जो ये प्रेशर होता है उसमें जो प्रेशर जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जबकि स्ट्रेस जो होता है वो अदर एंगल पे भी एक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, गुड गुड, बहुत अच्छा है। ये डेफिनेशन अच्छा था। ये देखो, ये टेक्निकली अच्छा डेफिनेशन आपने दिया है। दोनों के बीच में आपने पार्टीशन जो आपने सेपरेशन किया, आपने डिफरेंशिएट किया, सही है डेफिनेशन। क्योंकि देखो स्ट्रेस आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, पढ़ा नहीं ये सब चीज? Yes sir। लेकिन प्रेशर के पढ़ा है, नॉर्मल प्रेशर, टेंजेंशियल प्रेशर, ऐसा पढ़ा है आपने, शियर प्रेशर? नो। कोई नहीं, इसको जाके ढूंढिएगा,
ये आपका वर्क है, ये आपका वर्क एक्सरसाइज करने का। देखिए ये अच्छी बात है। आप देखिए, आप पता है ये क्वेश्चन आपको मैंने पुट अप किया, ये कोई आपसे कल पूछ लेगा कोई कहीं पे, आप ही फंस जाओगे वहां पर। और फिर यहाँ पे जो बच्चा बुक को पढ़ा होगा अच्छे से वो बता जाएगा क्या है। आप डेफिनेशन ही देखोगे, देख लेना क्या है, कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा टेंसर है। ये सब पढ़ा है ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर भी होता है, पता है कि नहीं आप लोग को? यस स्ट्रेस सर। है सर, टेंसर क्वांटिटी। यस सर। अब जाके पढ़ना है इसके बारे में, पढ़ना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इस पे। ये आपका काम है, ढूंढोगे ना? यस सर। तो ढूंढो, ढूंढ देखो, अपने भी दिमाग लगाओ ना, अपना भी दिमाग लगाओ। देखो हर चीज नहीं करने का होता है, आप लोग खुद अपना एक्सरसाइज भी करो। ढूंढो जाके, नेट का तो जमाना है, आपको बोलेंगे ढूंढने, आप तुरंत गूगल कर लोगे, बुक तो खोलोगे नहीं, वो तो पता है मुझे। लेकिन याद रखना, कई बार गूगल पे ना आपको हर आंसर नहीं मिल जाएगा। बहुत का गलत आंसर मिलता है सर। हाँ, तो वो उससे क्या होगा, आप सही तो कहा सोचोगे भाई। भैया, आप तो सोचोगे भैया नॉलेज बहुत तुरंत हम गेन कर लिए, बढ़िया गूगल है ये वो, पता लगा आप गलत नॉलेज ले गेन करके खुश होके बैठे हो। सही बात है नहीं? सही बात है विवेक? यस सर। और गलत आंसर इसी लेके आप में वही बोलो। बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना सर, उसका गूगल पे आंसर कुछ और देगा, और क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन जो आता है प्रीवियस ईयर, उसमें कुछ और आंसर देता है। बिल्कुल आंसर डिफर कर जाए, क्योंकि देखो वो मैक्सिमम वोटिंग के हिसाब से गूगल का आंसर होता है। सर गूगल वो सिर्फ वर्ड्स पे जाता है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन। आप जो उसको सर्च कर रहे हैं, कई लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन आप देखो, इसलिए होता है बुक्स को जब आप खोलोगे ना, आपको बुक के अंदर, बुक क्या कभी गलत लिखेगा क्या? क्या बुक और गूगल में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? यस सर, ह्यूज है डिफरेंस। सर। इसलिए बुक के अंदर आप देखिए, आप एफएम की बुक खोलिए, आपको मिल जाएगा वहां पे प्रेशर क्या होता है। और आप खोलिए स्वाम की बुक, उसके अंदर आपको मिल जाएगा स्ट्रेस क्या होता है। फिर आप देखिए क्या आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे दोनों को। नहीं फिर गूगल भी देखिए, गूगल मैं मना नहीं करता हूँ, गूगल बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। लेकिन आप सोचोगे नहीं हर चीज के लिए गूगल अच्छी है, तो फिर आप बेवकूफ हो। आप पता चला आप नॉलेज आधा अधूरा लेके बैठ रहे हो फिर। ठीक है? तो ये हमने कुछ टेस्ट देखा था, ये हमारे टेस्ट ऑलमोस्ट हो गई है ओवर। ये टेस्ट हमने पूरा डन कर लिया है इस टेस्ट को। सोने जो जितने भी टेस्ट थे सीमेंट के, सीमेंट आपको ऑलमोस्ट ओवर खत्म कर दिया हमने आज पूरा। सीमेंट के अंदर ये सब आप बाकी आपने मेरे ख्याल से आपने सब पढ़ लिया होगा, लोहित सीमेंट क्या होता है, तो इसके सेटिंग टाइम क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, नाम से ही सब अंडरस्टूड है। इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ अब ज्यादा नहीं है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, कहाँ पे यूज करते हैं बस ये सब, इसका एरिया आप जरूर देख लीजिएगा। सल्फेट, सल्फर आपको पता है सल्फर वगैरह कहाँ पे मिलता है बताओ? सल्फर आपको पानी जो होता है रॉ वाटर सीवेज यानी वेस्ट वाटर से, वहां पे सल्फर का प्रेजेंस होता है, पता है कि नहीं पता ये चीज? सल्फर रॉटन स्मेल, अंडे जैसा महकता है सल्फर। लैब में आपने सर 12th में टेस्ट भी किया होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर में, H2S गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट किया था लैब के अंदर? हमने नहीं किया सर। वो करते हैं क्या लोग? रॉटन स्मेल, सड़ा हुआ जो अंडा होता है ना वैसा महकता है H2S। H2S गैस बिग लाइटर, वो आके आपको सरफेस में चैम्बर में क्या होता है वो ऊपर जाके सेट करता है, उसकी वजह से कोरोजन भी होता है कई बार। इसलिए वो गैस क्या धीरे धीरे कोरोड कर देता है कंक्रीट को, फिर धीरे धीरे क्या होगा उसके अंदर जो एक्सपोज कर देगा किसको? रेनफोर्समेंट को। बात सुन रहे हो बच्चों? रेनफोर्समेंट को एक्सपोज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा मॉइस्चर के प्रेजेंस में? बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। डिस्चार्ज कैपेसिटी कम जाएगा सर। वो तो कम हो ही जाएगा। मतलब जैसे अगर रेनफोर्समेंट तुम यूज कर रहे हो, मान लो तुमने सीवेज तो देखा है, वो ह्यूम पाइप वगैरह देखा आपने? ह्यूम पाइप जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, आपने ह्यूम पाइप नहीं समझोगे ऐसे। ह्यूम पाइप देखो क्या होता है, क्या उसका नाम ही तो है ह्यूम पाइप। वो देखा नहीं रोड के साइड बड़े बड़े नाला जो कलवर्ट में सीमेंटेड टाइप का रेन फाइबर FRCC पाइप यूज करते हैं, उसको ह्यूम पाइप कहते हैं। यस सर, यस सर। ये सब बड़े देखे बड़े हैं। होते हैं। उसका नाम ही ह्यूम पाइप, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूम पाइप। सर ह्यूम पाइप रिपीट कर दीजिए सर, आवाज कट गया था सर। उस जो आप जो ड्रेनेज देखते हो, सब ड्रेनेज या आप जितने भी आप देखते हो वाटर सीवेज जो देखते हो शहर के अंदर, पटना के शहर से पूरे पटना के गंदगी जो देखो शहर के अंदर होता है क्या, फुल फ्लश सीवरेज सिस्टम होता है। फुल फ्लश मतलब क्या? आप टॉयलेट गए, आपने फ्लश किया, आपके यहाँ कोई सेप्टिक टैंक नहीं होता है। सुन रहे हो बच्चों? शहर के अंदर में जैसे पटना शहर हो गया, वहां पे कोई सेप्टिक टैंक नहीं, क्योंकि देखो एरिया की वहां पे अवेलेबिलिटी कम है हमारे पास शहर के अंदर। बट एज कम्पेयर मान लो अदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, मान लो बेगूसराय है, गया है, नालंदा है, वहां पे क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी है वहां पर। सुन रहे हो बात को? लैंड की अवेलेबिलिटी, वी हैव लैंड ऑफ अवेलेबिलिटी। इसलिए पीपल जो क्या करते हैं अपने खुद घर में सेप्टिक टैंक बनाते हैं हर लोग वहां पर। तो आपके पटना के अंदर में क्या है, फुल फ्लश सीवरेज सिस्टम है। वहां पे सेप्टिक टैंक नहीं बनाते हैं सब लोग, वहां पे डायरेक्टली उसको ड्रेन आउट कर देते हैं उसको फ्लश करके। सुन रहे हो बात को? या आप करोगे एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन उसका आप यूज देखो कैसे होगा, सीमेंट आप कैसे लेके उसको यूज कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। एक कहानी पहले ओवरव्यू तो समझो, क्यों हम यूज कर ले रहे हैं, खाली बता देंगे वहां यूज करते हैं ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो वो जो आप जो लेके जाते हो ना, अब बताओ
मलबा जो गंदा जो बाथरूम का जो आप ले जाओगे मलबा वगैरह सबको, क्या आप उसको ले जाओगे बढ़िया आयरन के पाइप से थोड़ी ले जाओगे, कास्ट आयरन के पाइप से? बताओ भाई। नहीं सर। उसको ऐसी सीमेंटेड पाइप से ले जाओगे ना। यस सर। तो सीमेंटेड, क्योंकि भाई कॉस्ट भी तो बचना है हमारा। कॉस्ट इज द मेन पैरामीटर, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो वहां पे आप जो यूज करते हो ना, ये जो ऐसी पाइप यूज करते हो जो सीमेंटेड पाइप होता है, वो पाइप में क्या होता है आपको पता है, ये हमारे सीवेज होती है उसके अंदर होती है सल्फर गैस, मीथेन होते हैं, सल्फर होते हैं। सल्फर बीइंग लाइटर वहां के ऊपर में जाके चिपक जाएगा। और देखना जब भी ढक्कन खुलता होगा ना आपका चैम्बर उम्बर का, देखना उसके ऊपर पूरा मॉइस्चर नीचे लटका हुआ रहता होगा चैम्बर का। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी इस चीज को? हाँ ये सब होता है। मॉइस्चर तो वो क्या है, वो सल्फर गैस तो है, वो सब गैसेज महकेगा, स्मेल करेगा, वो गैसेज आके उसमें पार्टिकल्स आके चिपक जाता है। वो क्या करता है, मॉइस्चर धीरे धीरे क्या करता है ना, कोरोजन क्रिएट करता है। मतलब कंक्रीट को देखना नीचे से झरने लगेगा अंदर से, धीरे धीरे क्या होगा, जो अंदर में जो रेनफोर्समेंट होगा, सरिया होगा, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज हो गया, उसके अंदर वो रस्टिंग लगा, तो वो क्या होगा भाई, कंक्रीट के अंदर अगर आपका रेनफोर्समेंट ही नहीं है तो वो क्या एक्सपोज होगा, तो ब्रेक कर जाएगा उसका। बात समझ रहे हो ना? एक बार टूट गया मतलब डैमेज हो गया आपका वो पार्ट। तो उस जगह पे हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करते हैं बताओ? वही वाला सीवेज सिस्टम में यूज करने के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ये सीमेंट यूज करते हैं हम लोग स्पेशली वहां पर। गॉट इट बच्चों? यस सर। यस कहानी क्लियर? अब देखो फाउंडेशन वर्क में भी हम लोग यूज करते हैं, हमको पता है फाउंडेशन में भी सल्फर का प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर में भी बहुत सारे गैसेज होते हैं प्रेजेंट, होते हैं ना मिट्टी के अंदर, तभी तो पेड़ पौधा खाद बोलता है, नाइट्रोजन होता है उसके अंदर में, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, मिट्टी से सब पेड़ पौधा लेता है कि नहीं बताओ? सॉइल के अंदर भी हम लोग ये टाइप का जब फाउंडेशन देते हैं ना, वहां पर हम लोग ये सीमेंट यूज करते हैं ताकि वहां पे अटैक ऑफ सल्फर का हम लोग बचा सके। गॉट इट? इसलिए हम सुपर सल्फेट वहां पे सीमेंट कौन सा यूज कर लेते हैं, वहां पर हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एसआरसी इसको कहते हैं, एसआरसी फाउंडेशन वर्क में। अब वेयर कंक्रीट पाइल्स आर टू बी लेड इन मार्शी, मार्शी मतलब समझे दलदल क्षेत्र में, जहाँ पे पानी ऑलरेडी नीचे में। अब मार्शी एरियाज में आपको पता होना चाहिए, मार्शी एरियाज में मीथेन गैस अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं दलदल क्षेत्र, पता है कि नहीं वहां पर सल्फर गैस मीथेन। हाँ, तो वहां पर हम लोग ये सीमेंट का यूज करेंगे। हर सीमेंट का अपना अपना यूज करने का जगह है, ठीक है? अब देखो मैरीन कंस्ट्रक्शन में जैसे पानी के अंदर में वर्क करो, वहां पर भी सल्फर प्रेजेंट है। कैनाल वर्क्स में लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, कैनाल समझते हो? लाइनिंग ऑफ कैनाल समझते हो क्या होता है लाइनिंग ऑफ कैनाल? कैनाल के अंदर लाइन खींचना नहीं होता है, लाइनिंग मतलब कैनाल की प्लास्टरिंग, यही होती है ना? यस सर। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, देखिए आपको याद रखना ये सब वर्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज कर रहे थे, ये सब पढ़िए। बाकी सब आपका कवर कर दिया हमने। इसका क्या होता है, इसका आईएसटी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम इज सेम एज दैट ऑफ ओपीसी, सेम ओपीसी के बराबर इसका सेम होता है, लेकिन इसकी जो फाइननेस होती है वो कितने निकल कर आती है, यानी हम इसकी क्या बात करें, स्पेसिफिक सरफेस एरिया 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम निकल कर आती है इसकी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट है इज लिमिटेड टू 5 mm। एक्सपेंशन आप कौन सा चेक करोगे, आप इसमें बताओ कैसे चेक करोगे? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सपेंशन पढ़ाया शुरू से, बताओ कैसे चेक करोगे एक्सपेंशन? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में बताएगा एक्सपेंशन आपको कि कितना एक्सपैंड हो रहा है। अब इसमें कैसे करोगे, लोअर कंटेंट ऑफ C3 देन दैट ऑफ OPC। ऑब्वियस सी बात है, OPC के कंपेयर में इसमें C3 है। C3 आपको पता है फ्लैश सेटिंग अर्ली सेटिंग की बात करता है यहाँ पे, उसके इसमें कंपोनेंट कम होता है, इसमें C3S और C2S का सेम प्रोपोर्शन होता है। यानी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, C3S और C2S दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता है एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 40% के आसपास होता है दोनों। अब देखो यहाँ पर इट इज टाइप ऑफ सीमेंट व्हिच ऑफर हायर रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ सल्फर देन OPC। OPC के कंपेयर में इसका ज्यादा रेजिस्टेंट है इसके सल्फर अटैक, इसलिए हम इसका नाम रखें सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। और ये सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं कैसे, सेम वैसे इंटर ग्राइंडिंग क्या करते हैं सीमेंट को, क्लिंकर से हाइड्रेशन जब वहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड एंड यहाँ पर इतना प्रोपोर्शन रखते हैं, इतना से रिड्यूस करते हैं। C3A कितना होगा आपका, नोट मोर देन 5%। और यहाँ पे जब दोनों का जवाब लेते हो C3A प्लस C4AF, नोट में दोनों कंबाइन करके नोट मोर देन 5% होता है। बाकी सब आपका रिमेनिंग C3S और C2S होता है इसके अंदर में, और कुछ नहीं होता है। ये सीमेंट जो होता है इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको निकल के आती है 3 days पे कितना, 10 मीटर पर स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर स्क्वायर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं। 3 दिन पर कितना निकल आना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसे OPC 33 मैंने बोला था, OPC 53 बोला था, यानी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्या कितना होना चाहिए, शुड बी मिनिमम 33 न्यूटन पर स्क्वायर एट द एज ऑफ 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। 28 दिन के क्यूरिंग के बाद जब आप टेस्टिंग करते हो, आपकी जो OPC 33 की स्ट्रेंथ आती है मिनिमम कितनी आनी चाहिए, 33 न्यूटन पर स्क्वायर आनी चाहिए मिनिमम। सुन रहे हो?
यस सर। यस सर। तो ठीक है, आपके 7 टॉपिक Yes, आज sir. फिनिश हो गए ऑलमोस्ट, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये आपको मैंने काफी डिटेल में सीमेंट को कवर किया है, काफी डिटेल में जाकर। अब मैं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बाकी सब स्लाइड लेके आऊंगा। आपके नेक्स्ट देखेंगे एम सैंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। होप यू ऑल आर गुड। आप लोग अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। और मैं कल क्लास लेता हूँ, कल छुट्टी है आपकी ना? यस कल Yes. छुट्टी है। Yes, sir. हाँ, तो आपको टाइम टेबल शायद अपडेट कल मिल जाएगा। कल तो खैर मैं क्लास नहीं लूँगा, ठीक है। एंजॉय योर हॉलीडे, एंजॉय कीजिए, लेकिन बीबल थोड़ा बुक को ही पढ़िए। मैं आपसे विनती करता हूँ, बुक को थोड़ा देखिए, पढ़िए बुक को, बहुत कुछ सीखेंगे, अच्छा लगेगा। जानकारी दूंगा, कोशिश करूँगा पूरा देने का, लेकिन टाइम पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी दे पाऊँगा। लेकिन आप लोगों में से क्लासेस लंबी लग जाती है, मैं क्लास आपकी ज़्यादा नहीं देता हूँ, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा होता होगा मुश्किल से। 30 तक को 35 में क्लास छोड़ दिया आपका। चलो अटेंडेंस का क्या करें? सर यही भेज दीजिए सर लिंक। यही भेज दिया सर। लिंक पे दे दीजिए ना सर, भेज दीजिए सर। वहाँ भेजेगा फिर सब भर देगा। चलो अटेंडेंस बढ़िया आपको, मैं अटेंडेंस सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम पे रहना। और बारिश हो रही है उस साइड? बादल छाए हुए हैं। बादल है किया सर। हुआ है इस साइड? गया सर। अच्छा, अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है? नहीं नो सर। हो रही है। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं हो रही है, आप बोल रहे हैं हो रही है। हमारे साइड तो बारिश हो रही है। चलिए फिल करते जाइए। फिल कीजिए और लीव करते जाइए, ओके। सर नोट एक्सेप्टिंग शो कर रहा। रिएक्ट करो ना, हो जाएगा यार। हो गया कि पहले आप एक तैयार जाते हो। देखो अब एक्सेप्ट कर रहा होगा। ओके, यस सर। अभी मैं ग्रुप में भी सेंड करूंगा। यहाँ पे हमारे जितने बच्चे हैं वो सब दे दें पहले, फिर मैं ग्रुप में देखता हूँ कौन कौन फिर से आते हैं, देखता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। ओके, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू अभिषेक। अभी आपका बना कितने? देखो हेलो अभी सर। क्या पता है। हाँ बोलो। सर आपको जब कोविड हुआ तो कितना दिन लगा हुआ सर पूरा रिकवरी होने में सर? क्या बोल रहे हो? सर जब को कोविड हुआ तो सर कितना दिन लगा था रिकवरी होने में सर? देखो टाइम